हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसमें मैंने थ्योरी करा के आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा था। तो पिछले चौथे वीडियो तक मैंने आपको 50वें क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन बता दिया है। अब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 51 पे सीजियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो का उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंगदैर्घ्य और ख देहली आवृत्ति की गणना करें। देखिए, कार्यफलन का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी मिनिमम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वो उसका कार्यफलन है, ठीक है। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इसको हमको सबसे पहले आवृत्ति तरंगदैर्घ्य ये सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि सीजियम तत्व को 50 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के साथ विकिरणित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग की गणना करें। अब इनको 500 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। इसकी तरंगदैर्घ्य की विकिरण दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा और वेग की गणना करें। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, उसके बाद की जो ऊर्जा है वो उसकी गति के लिए, उसके वेग के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो पहले तो ये दिया है कि निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए और जो आप तरंगदैर्घ्य दे रहे हैं उसमें से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो बची हुई ऊर्जा से वो वेग प्राप्त करेगा। हमको ये कैलकुलेट करना है। देखिए, कार्यफलन आपका W0 का जो फार्मूला है hν0 है। hν0 मतलब वो आवृत्ति है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर ν0 आपको निकालना है, कार्यफलन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और h आपको पता है। आप ν0 को इधर और इसको इधर लाएंगे तो W0 या इसको इधर ले आएंगे तो W0/h हो जाएगा, ठीक है। आपको दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसको चार्ज में कन्वर्ट करते हो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर लिखना पड़ेगा, गुणा करके। ये लिख दिया हमने। और h का मान आपको पता है 6.626 10⁻34। अब इन सब को जब सॉल्व करते हो, सॉल्व करना मैंने आपको पहले चैप्टर में बहुत डिटेल बताया है, आप उनको पढ़िए सारे वीडियोस को, तो आपको सॉल्व करना आएगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया 4.5 10⁻14 पर सेकंड। मतलब ये है कि इतने आवृत्ति वाली प्रकाश अगर आप देते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ठीक बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसका वेग और ऊर्जा शून्य रहेगी, क्योंकि वो मिनिमम ऊर्जा आपने दिया है उसको निकलने के लिए। बची हुई ऊर्जा से वेग प्राप्त करेगा, लेकिन बचेगी नहीं, ठीक है। अब चूंकि आपने ν0 निकाल लिया है जो कि देहली आवृत्ति है, और आप तरंगदैर्घ्य निकालना चाहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो ऊर्जा है इसमें आपको जो फार्मूला है ये C है ना, ध्यान रखना C, ठीक है। तो ν0 को आप ऊपर इसको नीचे भी रख सकते थे। तो चूंकि आपके पास ये पुराना फार्मूला आपको सबको पता है कि C = ν λ, ये आपको पता है सबको, ठीक है। C = ν λ, ये आपको पता है, उसी फार्मूले में हमने रखा। तो लेमडा आपको निकालना है, ν0 आपके पास है, ये आपको पता है C, ठीक है। C मतलब प्रकाश का वेग, और ये आवृत्ति आपने निकाला है, इसको आप रख दीजिए। तो आंसर आया इतना नैनोमीटर, ठीक है। इतना मीटर है, नैनोमीटर में निकालेंगे तो ये एक मिनट, ये मीटर में निकला है 6.53 10⁻⁷। तो -9 करने के लिए आपको इधर 2 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, मतलब इस साइड में और इस साइड में आप बढ़ाएंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना आप। तो 653 नैनोमीटर आया आपको, ठीक है। इतनी तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। और आपने दिया है यहां पर 500 नैनोमीटर। आप क्वेश्चन को देखिए तो आपने क्या लिखा है कि आप इसको 500 नैनोमीटर की ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। जबकि मिनिमम आपको चाहिए मतलब 650, मतलब मैक्सिमम 653, ये मैक्सिमम होता है ना। तरंगदैर्घ्य जितना बढ़ता है उसकी ऊर्जा कम होती है, तो ये मैक्सिमम है। और आपने दिया 500,
ठीक है। तो आपकी जो ये है आवृत्ति है 500 नैनोमीटर की आवृत्ति भी आप निकालेंगे तो इतनी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आप कैसे निकालते हैं? गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एच न्यू E=H आप निकालते हो, और न्यू आपने कितना दिया और कितना मिनिमम देना था, तो दिया आपने 6.0 10⁻14 दिया आपने, ठीक है। और मिनिमम आपको आवृत्ति जो देनी थी 4.594 10⁻14 देनी थी। तो आपकी जो बची है, अब इनको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 4.5 घटेगा तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। 1.1 10⁻14 है और ये 10⁻34 है, तो -34 में 14 आप जोड़ोगे तो -20 बचेगा, और बाकी इनको आप गुणा भाग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 9.32 10⁻20 जूल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी गतिज ऊर्जा आपको कैलकुलेट करनी है। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इस तरह से जूल में निकाली है, ठीक है, मतलब अभी तक जूल मिली है, मतलब उसमें ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा है वो जूल में निकली है। लेकिन गतिज ऊर्जा निकालने के लिए 12mv² आपको लिखना पड़ेगा, और आपको v निकालना है तो आपको उल्टा करना पड़ जाएगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा और ये इसको ये हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में आपने कैलकुलेट किया है। तो आपने गतिज ऊर्जा यहाँ पर ऊर्जा निकाला है, वही गतिज ऊर्जा है, इसको गतिज ऊर्जा में रखिए, ठीक है। और 2 आपने ये वाला फार्मूला आगे बढ़ा है ना, आपको पता है ना, इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट किया है, इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट किए हो आप। कैसे किए हो पता है ना, ये 2 को ऊपर ले गए, ठीक है, और ये जो m है इसको नीचे ले गए, और v का स्क्वायर है तो इसमें वर्गमूल लगा देते हैं, तो वर्गमूल की जगह हाफ लिखते हैं ना, आपको पता होगा, एक ही बात है वो। अब इनमें फार्मूले में रखते हैं, ये आपने निकाल लिया है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, इसको आप रख दीजिए पूरे फार्मूले में, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो टोटल हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। मतलब जो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन है उसकी वेग जो है इतनी होगी 4.5 10⁵, और उसकी ऊर्जा होगी इतनी, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकूं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखा करो, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैंने क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए यहां पर लेमडा आपने अलग अलग दिया, 500 450 400। तरंगदैर्ध्य कम होने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है, आपको पता है, ठीक है, और विकिरणित किया जाता है तो क्या प्राप्त हो रहा है, देहली तरंगदैर्ध्य तथा प्लांक स्थिरांक की गणना करें, ठीक है। तो इनकी जो गति है वो आपको प्राप्त हुई, इतनी नैनोमीटर की आपने तरंगदैर्ध्य दिए तो इनकी गति हमको मिली 2.55 4.35 5.35 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तरंगदैर्ध्य को घटाते हो तो इनकी ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इनका वेग भी बढ़ रहा है। प्लांक स्थिरांक की गणना करने लिख रहा है। तो उत्तर है, देखिए कैसा निकाल रहा है। माना कि देहली तरंगदैर्ध्य यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। माना कि देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। तो जो वेग बनेगा h न्यू माइनस न्यू 0 इक्वल टू 12mv², ये वेग निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और न्यू इक्वल टू c/λ, ये आपको आवृत्ति निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो न्यू के जगह आप c/λ लिखिए। तो इन दोनों में आप c/λ करना चाहते हैं तो ऊपर में c रहेगा, इसलिए c को बाहर लिख सकते हैं। इसको पूरे को ऐसे ब्रैकेट किया हमने, तो इसमें c/λ और c/λ आपने किया तो c को कॉमन बाहर रख दिया हमने, तो ये फार्मूला मिला,
इस फार्मूले की जगह ये मिला। आप समझ पाए क्या लिखा हमने? c बाई न्यू जीरो, ऐसा हमको लिखना था। तो c को हमने बाहर कॉमन रख दिया तो 1/λ जीरो हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि न्यू के जगह आपको c/λ लिखना है। तो ये फार्मूला मिला, हाफ mv²। ठीक है, अब 3 प्रयोग आपने किया है। क्या क्या प्रयोग किया है? 500 नैनोमीटर, 450 और 400 नैनोमीटर का दिया है। तो इन सब के फार्मूले को आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो आपने चूंकि नैनोमीटर लिखा है तो 500 गुणित 10⁻⁻9 कहें, या इसको बाहर लिख दें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इस फार्मूले में आप रखेंगे तो 500 गुणित 10⁻⁻9, यहाँ पर भी 10⁻⁻9 लिखना पड़ेगा अपने को, इसलिए बाहर लिख दिया हमने सीधा सीधा, है ना। इस टाइप का आप कर सकते हैं। जब दोनों में कॉमन रहता है तो उसको बाहर लिख सकते हैं। ऊपर में कॉमन था, सी वाला ऊपर में कॉमन था तो हमने बाहर लिख दिया ऊपर में। नीचे में -9 दोनों में कॉमन है, इसलिए -9 नीचे में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे इसमें भी आप मान रख दीजिए, हाफ m v आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 500 नैनोमीटर देने पर आपकी इतनी, और 450 देने पे इतनी, 400 देने पे इतनी गति मिली। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतनी गति मिली, लेकिन ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया है, आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो इसको -6 लिखना पड़ेगा। मीटर में 1 पॉइंट और बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए 6 लिखा है। अरे यार, ये क्वेश्चन में ना ये प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रिंट मिस्टेक यहाँ पर है कि ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। ये प्रिंट मिस्टेक है। तो 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड है। मीटर में करोगे तो 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मीटर में लिखा है, इसलिए सब में 6666 लिखा है। तो हाफ mv² में आप उनमें v² में इसका मान रखते जाइए, और सभी में 500, 400, 450 ऐसा आप मान को रखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, अब समीकरण 4 ये है और समीकरण 3 ये है, इनको भाग दिए। तो भाग कैसे देंगे ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम भाग कर रहे हैं, है ना। अब मैंने कहा था ना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि समीकरण 4 को आपको 3 से भाग देना है। मतलब ये पूरा जो है ऊपर लिखाएगा और ये पूरा जो है नीचे लिखाएगा। तो आपको पता है कि जब ऊपर नीचे हम लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो सही हो जाता है वो। ये देखिए, ये पूरा नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, देखिए ये आ गया ऊपर, है ना। और ये भी ऊपर चला गया, देखिए ये देखो ऊपर आ गया। और फिर हम 450 लैम्डा और लैम्डा -500। तो टोटल आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है ना। तो 4.35 डिवाइडेड बाय 2.55 स्क्वायर, ये आपका एक आंसर आया। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। लैम्डा -450 लैम्डा -500, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आंसर जैसा हमने यहाँ पर निकाला, यही आंसर यहाँ पर आ रहा है। इंटू 450/500 ये आपको करना पड़ेगा, तो 2.619। ठीक है, और अब इसको शिफ्ट करेंगे अपन। तो ये चूंकि ऊपर नीचे का आप बैलेंस करेंगे तो लैम्डा -500 को ऊपर ले जाएंगे अपन, और ये टोटल हो जाएगा लैम्डा -450 इक्वल टू 2.619 लैम्डा 0, इसको ऊपर ले गए तो, और -500 इंटू 2.169। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर का सॉल्यूशन जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको आपको जरा ध्यान से करना पड़ेगा। मैं भी बड़ी मुश्किल से इसको आपको बता पा रहा हूँ। मेरा भी काफ़ी दिमाग खप रहा है कि आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना।
अगर आप मैथ्स के हैं तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आ रहा है 1.619 लेमडा, आपने घटाया इन दोनों को। ठीक है, ये लेमडा और ये आपने सॉल्व किया तो 8.595। अब लेमडा 0 आपको निकालना है तो इसको आप इससे भाग करेंगे, ये देखिए सीधा सीधा भाग हो गया, तो आ गया टोटल में 531 नैनोमीटर। अब प्लांक स्थिरांक h का मान लेमडा 0 के मान को तीनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त किया जा सकता है ना। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए यहां से लेकर के यहां तक के सॉल्यूशन को अगर आप समझ पाए तो ठीक है, और नहीं समझ पाए हैं अगर आप तो अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल तो मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा। आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से एक बार मिल लेना कि ये यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ है, वो आपको समझा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, मैं वीडियो में लेके चलूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा आपको। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है। जब 2.56.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया गया तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना करें। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा बचे रहेगी। जब हम कोई प्रकाश दे रहे हैं तो इतनी ऊर्जा बचे रहेगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा देने पर रुक जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा है। जब 2.56 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया गया तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना करें। देखिए, मतलब ये है कि जब आपको इसको पहले मैं समझा दूं एक चीज़ ना। देखिए, जैसे कि मान लो ये सिल्वर की धातु है, ठीक है, चांदी है। चांदी में जो परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने प्रकाशीय ऊर्जा दिया तो इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन के निकलने से उनमें उनके पास जो ऊर्जा बची है, अगर उतनी अपोजिट दिशा में ऊर्जा दे देते हो तो नहीं निकल पाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो आपने इतना नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को दिया, उससे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा प्राप्त हुई। कुछ ऊर्जा वो निकलने में खर्च कर दिए और बाकी ऊर्जा से उनमें गतिज ऊर्जा आई। तो कितनी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा आई? इतनी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा आई। हम कैसे जाने? क्योंकि हमने जब इतनी विपरीत दिशा में ऊर्जा दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, मतलब उनके पास इतनी ही ऊर्जा थी निकलने के लिए, बाकी निकलने में खर्च कर दिए, निकलने के बाद इतनी ऊर्जा बची थी। अब उतनी ऊर्जा हमने विपरीत दिशा में दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, तो हमको कार्यफलन की गणना करनी है। मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि इतने नैनोमीटर का प्रकाश आपने दिया, उससे उसको कितनी ऊर्जा मिली, उसमें से कुछ ऊर्जा को खर्च कर दिया और इतनी ऊर्जा बची, तो जो ऊर्जा खर्च कर दिया उसकी गणना करनी है। समझ पाए बात को? तो इतनी ऊर्जा बची, ये वोल्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जो विकिरण आपने दिया है उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, ये आपको पहले कई बार बताया मैंने, और न्यू का मतलब है C बाई लेमडा, ये भी आपने देखा है। लेमडा आपको दिया हुआ है, C आपको पता है, H आपको पता है। सॉल्व करिए तो आपको इतना जूल मिला। ठीक है, अब इस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.621 10⁻⁻19 जूल, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो वो मिल जाएगा आपको 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप गुणा भाग तो कर ही सकते होंगे मेरे हिसाब से अभी तक, है ना? ठीक है, तो आपने इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी, ठीक है, और उसमें बची कितनी? ये एक्चुअली वोल्ट नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना था, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। ठीक है, तो आपने उसको दिया 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
उसमें से खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा वो बचा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतना आपने विपरीत दिशा में दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया, ऐसा है, वो रुक गया। तो ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उत्सर्जन को रोकने के लिए लगाया गया विभव, यानी आपतित विकिरण की ऊर्जा क्या है, कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो आपने दिया इतना, ठीक है, उसके पास बचा इतना, तो खर्च किया इतना, इतनी ऊर्जा आपको उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो जो है निकलेगा। उसके ठीक निकलने में जो खर्च हुई ऊर्जा है 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दिया और कितना उसने खर्च किया और कितना बचा, जो बचा उसी को हमने रोका था, ठीक है। पाश्चल श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण, यहां पर कुछ प्रिंट मिस्टेक फिर से है, एक्चुअली जिस वेबसाइट से मैंने लिया है वहां पर काफी प्रिंट मिस्टेक है, तो हम इसको देखते हैं क्या लिखा है, आगे पढ़ लेंगे, समझ में जाएगा। पाश्चल श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण कक्ष से आरंभ होता है, कक्ष n=3 में समाप्त होता है, अतः इसे इतने हर्ट्ज से दर्शाया जा सकता है, ये दिया है, ठीक है। मतलब उसका जो, देखिए आपको पता है ना कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर से नीचे आते हैं तो उनसे विकिरण निकलती है, और जब नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं तो विकिरण या ऊर्जा अवशोषित करती है। तो इससे इतनी विकिरण की ऊर्जा निकली, ठीक है। यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रेक्षित होता है तो मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। देखिए n का मान ज्ञात करना है, ये n है एक्चुअली, ठीक है, ये जो प्रिंट मिस्टेक है ये n है। मतलब क्या कि किस कक्षक से तीसरे कक्षक में छलांग मारेगा तो इतने तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा निकलेगी, इसको बताया है। ये तरंग दैर्ध्य, सॉरी ये तरंग दैर्ध्य है, ये इतनी निकलेगी, इसको बताया है। तो आपको बताना है कि किस कक्षा से उसने छलांग मारा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो देखिए 5वें कक्षक से उसने छलांग मार के तीसरे कक्षक में आया है, तब जाकर के वो उतनी ऊर्जा, उतनी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को उसने प्रक्षेपित किया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आया है इसमें, हम ये देख लेते हैं। आपकी जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकली है वो 1285 नैनोमीटर है, तो हम इसको आवृत्ति में परिवर्तित करेंगे, आवृत्ति में c/λ करेंगे, c/λ, ठीक है। तो चूंकि नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ लिखा है हमने, तो इतनी आवृत्ति की विकिरण निकली, ठीक है। और ये यहां पर आप आवृत्ति को लिख सकते हैं, आपके रीडबर्ग फार्मूले में डालिए, ठीक है। इतनी रीडबर्ग फार्मूले में आप लिखते हो, देखिए 3² है, चूंकि तीसरे में छलांग मारा है इसने, और कहां से छलांग मारा है इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आगे आप पुटअप करते जाइए, आपका ये सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, तो आप क्या करें, क्योंकि इसमें ये गुणा किया हुआ है तो इसको पूरा इधर और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इधर लाएंगे, सॉरी इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये आ गया 3 मतलब 2.33 10⁻14 डिवाइडेड बाय इतना, तो इसका आंसर आया इतना, मतलब 1/3², 1/n² का मान इतना आया। अब इनको आगे सॉल्व किए तो 1/9² ये आया, ठीक है, ये माइनस है ना, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट किए तो इसको देखिए कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिया असल में, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर n² है, ठीक है, और ये मान है इसका। तो हमने क्या किया, इसको उस साइड में उसको इस साइड में लाए, ठीक है। तो ये देखिए 1/n² जो बचा है 1/9 माइनस इतना आ गया, ये उत्तर आया। तो n² का मान कितना आया आपका
1/n² का मान 0.404015 आया है, तो n² का मान आएगा 1/, इसको 1/, करेंगे आप, ठीक है, ऐसा आएगा। तो 24.9 यानी 25 के आसपास, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में आप रखेंगे n² का मान 25 है, तो n का मान 5 आएगा। मतलब 5वें से वो तीसरे में छलांग मारा है, तब जाकर के वो ये 1285 नैनोमीटर का निकला है। ये अवरक्त क्षेत्र है, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश है वो 700 नैनोमीटर में जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद वाले सभी इंफ्रारेड होते हैं, जिनको हम अवरक्त कहते हैं, ज़्यादातर 1500 तक का। उसके बाद फार रेड आएगा, ठीक है। इस तरह से इंफ्रारेड, फार रेड ऐसे आते चले जाता है। तो इंफ्रारेड के रेंज में है 1285 नैनोमीटर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं इतना ही कराता हूँ। बाकी क्वेश्चन के अगर आपको करने हैं, आंसर करने हैं, क्वेश्चन तो सभी बने हुए हैं मेरे, लेकिन अब मुझे तीसरा चैप्टर भी चालू करना है, और ये लगभग वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करिएगा। MP बोर्ड के सॉल्यूशन चैप्टर में, UP बोर्ड में भी दिया है, दोनों के वेबसाइट में है ये, तो आप वहाँ से देख के सॉल्व करिएगा। अब मैं अगला वीडियो तीसरे चैप्टर का आपको लोड करने वाला हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।